स्टमक या मैदा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बजाय खाना आगे जाने के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। और चूंकि बच्चे ज्यादातर लेटे रहते हैं तो वो ग्रेविटी भी उनकी मदद नहीं कर रही होती है। बच्चा जैसे जैसे उठ के बैठना शुरू करता है, जैसे अब गर्दन संभालना एक 4 से 5 महीने में शुरू हो जाता है, 6-7 महीने बच्चा बैठना शुरू कर देता है, तो फिर जब बच्चा बैठता है तो फिर ग्रेविटी की वजह से भी वो दूध नीचे ही रहता है और वो स्प्रिंटर यानी कि जो वहां पे वॉल्व बन रहा है वो भी मजबूत से मजबूत होता चला जाता है। लेकिन अगर इसी उल्टी के साथ बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या उल्टी परेशान कुन हद तक जा रही है तो बेहतर ये होगा कि आप किसी मुस्तनद मालिक से मशवरा कर लें और बाज़ दफा कुछ दवाओं की जरूरत पड़ जाती है। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब, जब कॉलर लाइन पे आई थी तो उससे पहले जो हम बात आपसे कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर पब्लिक हेल्थ मेजर्स या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एडिक्वेट हो तो एक मुल्क के अंदर, गरीब मुल्क के अंदर भी बड़े आसानी से ये वबाई बीमारियां जो होती हैं, जो पानी के ज़रिए ट्रांसमिट होती हैं, इन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि 3 बीमारियों का नाम लिया कि एक आम डायरिया होता है, टाइफॉइड होता है या हेपेटाइटिस होता है। इनकी इनिशियल प्रेजेंटेशन में मतलब एक माँ को या घर वालों को मतलब क्या नोटिस करना चाहिए? कौन सी चीज़ है जो कि एक सिर्फ माइल्ड सा डायरिया है, या कौन सी चीज़ है इसमें टाइफॉइड होने का शक है, या अगर हेपेटाइटिस आगे जाके बन सकती है? ठीक है, तो इस पे, बल्कि इससे पहले कि आप जवाब दें, कॉलर लाइन पे आ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। ठीक है जी डॉक्टर साहब। एक तो अगर बच्चे को सिर्फ मामूली दस्त और इसहाल हो रहे हैं, जो कि, और दस्त और इसहाल के बारे में भी ये जान लेना ज़रूरी है कि आम तौर पे जो हम दस्त और इसहाल देखते हैं उसमें से 10 में से 8 या 9 वायरस की वजह से होते हैं। और उसमें जो चीज़ ख़तरनाक साबित होती है वो जिस्म में पानी की कमी होती है। वो इस हाल में जो बच्चे को जो ज्यादा नुकसान होता है और जिसमें हम बात होती है वो पानी की कमी की वजह से होती हैं। ये तो एक इस हाल तक बात हो गई। टाइफॉइड उससे मुख्तलिफ होता है, उसमें तेज ऊंचा बुखार होता है जो बहुत ज्यादा हो, 102 103 हो रहा होता है और वो आमतौर पे आसानी से कम भी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कॉलर हमारे वापस आ गए लाइन पे, उनका सवाल ले लेंगे। हेलो वालेकुम सलाम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? जी समीर बात कर रहा हूँ नारोवाल से। जी जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरी एज तकरीबन 25, तो मेरा वजन जो है ना बढ़ता नहीं है, एक जगह पे टिका हुआ है तकरीबन 2-3 साल से। अच्छा, हाँ जी। तो कितना वजन है? ये 54 किलो। अच्छा, तो आपको फिक्र है क्या कि कम है, ज्यादा है, क्या मतलब किस चीज की फिक्र है? आपकी हाइट कितनी है, कदामत कितनी है, कद कितना है? कद है जी 5 फुट 5 इंच। अच्छा ठीक है। वजन कितना होता है? वजन 56 किलोज। देखिए अगर 25 साल आपकी उम्र है तो मतलब वजन, जब इंसान का जिस्म बढ़ रहा होता है तो उसके तवाजुन के साथ वजन में भी इजाफा आ रहा होता है, लेकिन ये जो ग्रोथ होती है हमारी लंबाई या कद जो होता है या जिस्मानी जो ग्रोथ होती है वो एक उम्र पे आके बंद हो जाती है। मर्दों के अंदर वो आमतौर पे 16, 17, 18 साल की उम्र में बंद हो जाती है और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपकी बॉडली ग्रोथ की वजह से आपका वेट बढ़े। उसके बाद अगर वेट बढ़ता है तो आपकी ग़िज़ा से उसकी वाबस्तगी होती है। पहली बात तो ये देखना होगा कि आपकी मतलब जिस्म की शक्ल या नशोनुमा क्या है, कि वाकई मतलब ये वज़न जो आप बता रहे हैं ये आपके लिए कम है या ज़्यादा है। और अगर आप समझते हैं कि ये वज़न कम है और आप चाहते हैं कि वज़न आपका बढ़े तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से रुजू कीजिए अपने इलाके में और वो आपको एक डाइटरी चार्ट या डाइटरी पैटर्न बना के दे सकते हैं, आपको हिदायत दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए मुफीद हैं खाने के लिए, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए। वज़न तो बढ़ जाए लेकिन ये ना हो कि वज़न की वजह से पेट पे चर्बी ज़्यादा आ जाए या गलत तवाज़ुन के साथ वज़न बढ़े। अगर वज़न बढ़ रहा है तो एक ख़ास पैटर्न पे होना चाहिए। तो आप किसी अच्छे तबीब से कांटेक्ट कीजिए अगर कि आप वाकई चाहते हैं कि आपका वज़न बढ़े और आपके ख्याल में नहीं बढ़ रहा है। एक और कॉलर डॉक्टर साहब लाइन पे, सॉरी उनका सवाल ले लें। हेलो जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं? मैं साइमा मतीन बात कर रही हूँ कराची से। जी साइमा फरमाइए। जी सर, मेरा मसला ये, मेरा बेटा है 2 साल का। ठीक है। उसको प्रॉब्लम ये रहती है कि कॉन्स्टिपेशन उसको रहता है। ओके। कब्ज उसको रहता है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या खाने पीने की वजह से है ऐसा? ठीक है, डॉक्टर ताहिर मशवरा देंगे हमें इस पे। जी, इसको डाइट क्या देनी चाहिए मुझे और क्या खाने पीने में मुझे इस्तेमाल कराना है सही से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चिकन खाता है
और ना सब्जियां, दालें, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं लेता। अब देखें, कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक बहुत ही अंडर रिपोर्टेड बीमारी है हमारे कल्चर में भी। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें तो बच्चों में पेट के दर्द की सबसे कॉमन वजह ही कॉन्स्टिपेशन समझी जाती है। और हमारे यहाँ भी एक अजीब इम्तिजाज आ रहा है कि बहुत हद तक हमारे यहाँ अब कल्चर ऐसा आ गया है कि वो फास्ट फूड में हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो उसमें अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी आ रही हैं साथ, और उसमें एक ये कॉन्स्टिपेशन और वजन का बेजा बढ़ना भी है। और इसमें एक जुमला आपके पिछले कॉलर के लिए भी कि आप अपना वजन, एक ग्राफ होता है जिसमें वजन और कदामत के हिसाब से होता है, तो आप किसी अपने मालिक के पास चले जाएं तो वो देख के बता देगा। इससे कि बहुत मोटा होना सेहत की अलामत नहीं। सही बात है। अब आपके दूसरे कॉन्स्टिपेशन पे वापस आते हुए, तो अब इसकी जो वजह है वो आपने खुद ही बता दी कि आपका बच्चा सिर्फ प्रोटीन लेता है। जूस, अब मुझे नहीं पता लेकिन मोस्ट ऑब्ली आप उसे जूसेस भी देते होंगे। अब अगर मैं आपको एक सेब दूं और आपसे कहूं कि इसमें से जूस निकाल दें, तो आप उसमें से क्या चीज फेंकेंगी? आप उसमें से फाइबर निकाल के फेंक देंगी, छिलका और वो जो उसका बीच का गूदा होगा वो फेंक देंगी, जो फाइबर है। और फाइबर हमारे जिस्म में एक बहुत ही अहम चीज है जिसे हमारे खुराक में शामिल होना चाहिए। और जहां तक बच्चों के खाने का वो है पैटर्न है, वो तो माँ बाप ही मुतय्यन करते हैं कि उनका बच्चा क्या खाएगा। जैसे आपका बच्चा कौन सी जबान बोलेगा, वही बोलेगा जो आप बोलती हैं। उसे आप 6 साल के लिए किसी और मुल्क भेज दें तो वापस आएगा तो कैसी जबान बोलेगा? बल्कि बच्चों का तो लहजा तक बदलने लगता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो उसका लहजा पिछले वाले शहर जैसा होता है। तो इसमें इस पे जरूरत है। और आप अपने बच्चे की खाने में थोड़ी सी फलों का मिकदार, सब्जी बच्चे आमतौर पे नहीं खाते हैं लेकिन फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं। और इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। अगर 2 साल का बच्चा है तो मैं तो यहाँ तक करता हूँ कि थोड़ा सा सेब को मैश करा, यानी कि जो हमारे घरों में एक चीज होती है जिसे मुझे बताया गया कद्दूकश कहा जाता है, जिसमें रेत ली जाती है चीजें, उसमें आपने उसे वो ग्रेडेड करके, ग्रेडर से ग्रेड करके, और वो जो उसका पल्प सा निकला उसमें उसको ज्यादा चबाने की भी जरूरत नहीं होती, वो चमची से आपने खिला दिया, उसमें एक फिक्स अमाउंट भी चला जाता है, विटामिन भी चले जाते हैं, प्लस फाइबर भी चला जाता है। एक और चीज जो जूस के हवाले से मैं अक्सर माओ से कहता हूं कि हमारे यहाँ जो भी हम जिस भी माशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ जूस का कंसेप्ट ये है कि जिस फल का कुछ नहीं हो सकता है उसका जूस बना दिया जाता है, सही माजरत के साथ। तो इसलिए जूसेस के बारे में मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। तो आप मुर्गी, एक और बात, प्रोटीन्स में मुर्गी जो है वो सबसे इंफीरियर प्रोटीन है। हम लोग जो मुर्गी खाते हैं इसकी उम्र कुल 6 हफ्ते होती है, और ये अगर 4 हफ्ते और ना बिके तो ये फिर उसके बाद नहीं चलती है। तो ये सबसे इंफीरियर प्रोटीन है। तो इसमें जो बच्चों के हिसाब से सबसे अच्छी जो उनके लिए प्रोटीन है वो बीफ है। अब गोश्त नहीं खाएगा लेकिन बर्गर खाएगा, मिन्स खाएगा, कीमा खाएगा, जिसे आप नूडल्स में भी डाल के दे सकते हैं, चावल के साथ भी दे सकते हैं, शोरबे के साथ भी दे सकते हैं। तो बच्चे की खुराक और कॉन्स्टिपेशन के बहुत सी दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि कॉन्स्टिपेशन का सबसे अच्छा इलाज जो होता है वो डाइटरी होता है, कि उसके खाने में आप इस तरह की तब्दीलियां करें कि उसको होने लगे और उसमें पकाना वक्त से हो। और इसमें सबसे अच्छी चीज जो है वो फ्रूट और फाइबर का इंक्रीज। ये डॉक्टर साहब, आई एम ग्लैड कि आपने ये बात की, बिकॉज दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम कि आजकल बच्चे जो होते हैं इनकी डाइट में लार्ज अमाउंट के फास्ट फूड बहुत होता है, ये बर्गर्स वगैरह। दूसरा ये है कि वेजिटेबल्स अक्सर बच्चे नहीं खाते, और अगर फ्रूट का इस्तेमाल नहीं हो तो रफिश तो इनकी डाइट में कुछ जाता भी नहीं है। और साथ ड्रिंक्स में मतलब या तो जूसेस पी रहे होते हैं या सोडास पी रहे होते हैं, कोक पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो आई थिंक माओ की तालीम कि बच्चे को क्या ग़िज़ा देना चाहिए, इसलिए कि जैसे आपने पहले फरमाया कि ये भी हमारे यहाँ ऑब्सेशन है कि जितना मोटा होगा बच्चा उतना ही हेल्दी है। मतलब मोटापा कोई सेहत की अलामत नहीं है, बल्कि अक्सर बुरी सेहत की अलामत हो सकती है रादन की अच्छी सेहत की अलामत हो। तो आई थिंक ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं कि माओ तक पहुँचे। प्रोग्राम हमारा डॉक्टर साहब इख्तिताम के करीब पहुँचने वाला है। कोई ख़ास चीज़ इन बीमारियों के निस्बत से जो आप नाजरीन को बतौर पैगाम बताना चाहें? मेरा जो ख़ास जो माओ को रिक्वेस्ट होती है या मशवरा होता है वो ये है कि वो जो पानी वो बच्चे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो कोशिश करें कि वो घर से बोतल लेकर जाए। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो फास्ट फूड या फिजी ड्रिंक्स हैं उसके मुकाबले में सादा पानी, प्लेन पानी अच्छा है, और पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल बिल्कुल आखिर में कि कभी कभी ऐसा होता है कि माएँ जो हैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, अपना दूध पिला रही हैं, और माँ जो है वो किसी मतलब कोई इलाज ले रही है, कोई दवा ले रही है, और वो दवा भी मतलब उसके दूध में खारिज होती होगी। तो इस सूरत में मतलब कौन सी दवाएं सेफ हैं, कौन सी दवाओं पे
इनको एहतियात करना चाहिए या एज अ रूल क्या करना चाहिए? इसमें ये जो फैसला है ये बहुत इंडिविजुअलाइज है, हर दवा के हिसाब से होता है और ये आपके मालिज की ये सोचना चाहिए। और जो आम तौर पे हमारी जो दवाओं की किताबें होती हैं जिसमें हम देख के दवाओं की डोज वगैरह ले रहे होते हैं, जो BNF जो ब्रिटिश नेशनल फार्माकोपिया है, उसमें पीछे एक पूरा चैप्टर है कि कौन कौन सी दवाएं ऐसी हैं जो अगर प्रेग्नेंट माँ को नहीं देनी चाहिए, कौन कौन सी दवाएं ऐसी हैं कि जो माँ अगर दूध पिला रही है तो वो इस्तेमाल ना करे, इस्तेमाल एहतियात से करे या वो महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। तो खास तौर पे अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रही है तो जरूर पूछ लें कि ये दवा सेफ है कि नहीं है। जब वो अपने मालिक के पास जाएं तो वो उसको बता दें कि वो ब्रेस्ट फीड कर रही है, ताकि दवा लिखते हुए वो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल ना करे। डॉक्टर ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तशरीफ आवरी का। आपका सवाल तो अभी बहुत सारे थे लेकिन प्रोग्राम का वक्त कुछ खत्म होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन ने काफ़ी मतलब इंफॉर्मेशन हासिल की होगी हमारी गुफ्तगू से, और कोशिश हमारी यही होती है कि ऐसे मौजू को ज़ेर बहस लाएं जो कि एक आम घराने के लिए बाइस फ़िक्र या बाइस तशवीश होता है। अगले हफ्ते तक नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।